हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पोर्शन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, इसी तरीके से हम IED यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी और रुकावट के, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक चीजों से। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे हमारे पास है ना। अगर हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बात करें, क्लास 12th इकोनॉमिक्स में बेटा हमारे पास दो पार्ट है, ठीक है ना। एक तो पार्ट हमारा मैक्रो इको है जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, है ना। इसका जो वेटेज एग्जाम में रहने वाला है वो पूरा हमारा 40 मार्क्स का है, ठीक है। 40 मार्क्स का है और इसमें टोटल मिला करके हमारे 5 यूनिट है ना। एक तो हमारा नेशनल इनकम है, एक हमारा मनी एंड बैंकिंग है, एक हमारा पूरा AD और AS वाला यूनिट है ना। गवर्नमेंट बजट है और BOP और फॉरेन एक्सचेंज। क्या ये बात क्लियर है? BOP और फॉरेन एक्सचेंज, यही यूनिट्स है हमारे पास, है ना। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत बढ़िया तरीके से चल ही रहा है। ये यूनिट बता रहा हूं मैं आपको, चैप्टर नहीं है। जैसे इसमें 4 चैप्टर हो जाते हैं, इसमें 2 चैप्टर हो जाते हैं, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है ना। इस तरीके से हमारे अंदर फिर फर्दर चैप्टर्स है। ये ओवरऑल मैं ऊपर से आपको बता रहा हूं। उसी तरीके से जैसे ये मैक्रो इको है ना बेटा, जैसे ये मैक्रो इको है वैसे ही हमारा एक और बुक भी है, एक और पार्ट भी है जिसको हम क्या बोलते हैं? IED यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये भी पूरा 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? ये भी पूरा 40 मार्क्स का ही है। और इसमें कितने यूनिट है? इसमें मात्र 3 यूनिट है, सिर्फ 3 यूनिट, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है, ठीक है ना। अब देखो आगे फर्दर जो यूनिट हमारा पहला यूनिट है ना, उसमें कितने चैप्टर हैं? उसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। यूनिट सेकंड में हमारे पास चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है जो चैप्टर 8 है। टोटल में आगे कितने चैप्टर हो गए? 8 चैप्टर्स हो गए। इससे तो आसान ही है, मैक्रो से तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे सब चीजें रहती हैं, इंडिया के बारे में ही है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी सारी किस तरीके से। चैप्टर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो देखो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को हम कैसे पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से आपको पढ़ाने वाला हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे डेवलपमेंट हुआ। उससे पहले यानी कि आजादी से पहले हमारे पास क्या था बेटा? ब्रिटिशर्स का रूल था। ब्रिटिशर्स कैसे हमारे देश में आए, क्या उनका मेन पर्पस था देश में आने का, फिर आजादी के बाद हमारे पास देश के अंदर कैसे सब चीजें चली, ये हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है फाउंडेशन या फिर ओरिजिन। ये ब्रिटिशर्स का इंडिया में फाउंडेशन कैसे हुआ। देखो बात है 1757 की। 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अच्छा, एक चीज और है बेटा कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उन इवेंट्स की डेट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पर 1 मार्कर्स में ये सब चीजें पूछी जाती है। तो आपको डेट्स तो मेरे साथ साथ लर्न करनी है, मैं आपको बहुत अच्छे से लर्न करा दूंगा, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और MCQ के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स के लिए। अगर आप बड़े क्वेश्चन में 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में भी लिख करके आओगे ना, तो आपकी जो बोर्ड्स में नोटबुक है, आपकी जो कॉपी है वो अलग थोड़ा सा लगेगी, ठीक है ना, कि अलग इंपैक्ट डालने वाली होती है। अच्छे मार्क्स मिलेंगे, टीचर्स आपके वो ज्यादा अच्छे नंबर देंगे अगर आप डेट्स और ये सब चीजें लिख करके आते हो, ठीक है ना। तो देखो 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ जो कि किसके बीच में हुआ? नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां से हमारा जो है ओरिजिन हुआ, फाउंडेशन हुआ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, नवाब ऑफ बंगाल हार गए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है 1857। 1857 में क्या हुआ कि जो हमारा रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को चला गया। ये इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर उसके बाद आगे समझो, फाउंडेशन आपको बता दिया। अब है कि मेन पर्पस ब्रिटिशर्स इंडिया क्यों आए थे।
ब्रिटिशर्स इंडिया इसलिए आए थे ताकि वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बना सके और अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सके। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? फीडर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी इकोनॉमी को फीड करेंगे, वहां से सारी चीजें यूज करेंगे अपनी इकोनॉमी को डेवलप और उसकी ग्रोथ करने के लिए, वो हमारी फीडर इकोनॉमी होती है। अब ब्रिटिशर्स ने ये काम कैसे करा? अब जो मैं आगे आपको 2 मिनट बात बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे। ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि यहां पर इंडिया जो है रिच है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज में, है ना। रिसोर्सेज जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल में भी क्या क्या बेटा, कॉटन हो गया, हमारा सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि हम यहां से ना इन सब चीजों को ले जा करके अपने देश में ले जाते हैं, यानी कि ब्रिटेन ले जाते हैं, और वहां से फिर क्या करेंगे, इस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन ले गए, ठीक है ना, सस्ते दामों पे। और ब्रिटेन से क्या करा उन्होंने, उससे करा प्रोडक्शन, यानी कि रॉ मटेरियल की मदद से, जैसे कॉटन ले गए, कॉटन से क्या बना, कपड़ा बना यानी कि वो फिनिश गुड हो गए। अब वो वापस इंडिया में लेकर के आए और इंडियंस को ही बेचना शुरू करा। इससे उन्होंने हमारी मार्केट भी कैप्चर कर दी। जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो भी इससे खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन नहीं फेस कर पाते थे। तो ये सब चीजें हैं जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और पूरे 200 साल बेटा ब्रिटिशर्स ने राज करा है। उसके बाद फाइनली हमें आजादी कब मिली है, आपको पता ही है। हमें आजादी मिली है 1947 में, है ना, 15 अगस्त 1947 में। और पूर्ण रूप से कब देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950, ठीक है। समझ में आ गया। देखो अब देखते हैं यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ओरिजिन है, मैंने आपको बता दिया कि फाउंडेशन कब हुआ ब्रिटिश एम्पायर का, 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके बीच में हुआ, नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, नवाब ऑफ बंगाल हार गए, वहीं से ब्रिटिशर शुरू हो गए, ठीक है ना, देश के अंदर रूल करना वो शुरू हो गए। फिर 1857 में क्या हुआ, 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल जो है वो किसको चला गया, ब्रिटिश क्राउन को चला गया। मेन पर्पस आगे लिखा हुआ है। मेन पर्पस क्या है, वो ये है कि हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बना देना है। फीडर का मतलब क्या होता है, फीडर का मतलब ये होता है कि हम अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे दूसरी की इकोनॉमी को यूज करके, उनकी रिसोर्सेज, उनकी सब चीजें यूज करके, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ब्रिटिशर्स यहां से कैसे अब उन्होंने डेवलपमेंट करा, अपनी इकोनॉमी का रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिर फिनिश गुड ही हमें ला करके बेचते थे। और पूरे 200 साल के बाद बेटा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 में। और पूर्ण रूप से देश कब आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी क्या बेकार इकोनॉमी थी? नहीं, बहुत बढ़िया इकोनॉमी थी। इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले है प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस इकोनॉमी का मतलब होता है खुशहाल, बहुत बढ़िया इकोनॉमी, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सब चीजें हमारी चल रही थी। दूसरा लिखा हुआ है एग्रेरियन। एग्रेरियन जो शब्द आया वो आया एग्रीकल्चर से। समझने की कोशिश करो कि हमारा देश में क्या होता था बेटा ब्रिटिशर्स से पहले। आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा बहुत सारी स्टोरीज में, अपनी बुक्स में, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं ना इंडिया के बारे में। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर में ज्यादा एंगेज थी। यहाँ के जो पॉपुलेशन थी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। उन्हें और कुछ काम आता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरा है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट्स। आपने देखा होगा कि पुरानी जितनी भी सब चीजें है ना वो हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें मिल जाएंगी। पहले बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम होता था हमारे देश के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया। यही 3 पॉइंट है इसके अंदर। ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसा था, सबसे पहले तो प्रोस्पेरस इकोनॉमी के, बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर थे और बहुत खुशहाल इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर वाला एग्रेरियन में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था, है ना। और 2/3 पॉपुलेशन, टोटल भारत की 2/3 जो जनसंख्या थी वो सारी की सारी हमारी एग्रीकल्चर में ही एंगेज थी, एज अ ऑक्यूपेशन उन्होंने अडॉप्ट करा हुआ था। इंडिया जो है बहुत ज्यादा अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता था। किसमें, कॉटन में, सिल्क टेक्सटाइल में, मेटल्स के बहुत सारे काम होते थे, प्रीशियस स्टोन्स के बहुत सारे वर्क्स होते थे। ब्रिटिशर्स ट्रांसफर कंट्री इनटू अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, ठीक है ना, कि भाई यहां से जो है इंडिया से जो सारा का सारा रॉ मटेरियल है वो कहां जाएगा, ब्रिटेन जाएगा। और ब्रिटेन से इंडिया क्या आएगा, फिनिश गुड आएगा। ये लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल यहां से ले जाते थे और कंज्यूमर बना दिया मैं फिनिश गुड का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, जो कि ब्रिटेन से आता था, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट हुए। इकोनॉमिस्ट में आ जाता है हमारे पास, देखो ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने नेशनल इनकम यानी कि देश की इनकम को निकालने की प्रयास किया।
अटेम्प्ट दिए, ठीक है ना। अटेम्प्ट देने में कौन कौन थे? विलियम डिगबाय, 4-5 नाम है, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई और फिंडले श्रेयस और दादा भाई नरोजी। लेकिन इनमें से एक ऐसा इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट नेशनल इनकम बनाने में हमारे देश की मदद करी, जो है डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, जो कि 1 मार्कर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। अब है एक्सप्लॉयटेशन। अब ब्रिटिशर्स आए, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती है। अभी तक तो 1 मार्कर्स की चीजें चल रही थी, अब ब्रिटिशर्स आए ना बेटा, तो उन्होंने क्या क्या चीजें एक्सप्लॉइट करी, क्या क्या चीजें बर्बाद कर दी, खत्म कर दी, बिल्कुल तबाह कर दिया हमारे देश के अंदर। सबसे पहले उन्होंने बेटा हमारे 3 सेक्टर में से एक सेक्टर को तोड़ने की कोशिश करी और पूरी तरीके से तोड़ भी चुके थे, ठीक है ना। वो क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे तोड़ा? बहुत सारी चीजें उन्होंने करी कि भाई यहां से जो है जमींदारी सिस्टम लगाया। जमींदारी सिस्टम अभी आगे बढ़ाऊंगा, उसमें क्या क्या होता था, है ना। और हमारी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कर दी, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दी। ये सब चीजें हमारे पास इसके अंदर पढ़ने वाली। एग्रीकल्चर में बहुत सारे 4-5 पॉइंट है, वो पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर है इंडस्ट्रियल, के इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। इंडस्ट्रीज को कैसे खत्म करा? यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और बाहर से फिर फिनिश गुड लेकर के आते थे। अब जो भी सामान बाहर से लेकर के आएंगे वो अच्छा होगा एज कंपेयर टू इंडियन, जो भी हमारे पास गुड्स होते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट की चीजें होती थी। तो फिर कंपटीशन मिलने लगा, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी है, इंडस्ट्रियल ने करा। फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब यही है कि भाई जो मतलब चीजें थी यहाँ से रॉ मटेरियल, मतलब इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया था और इंपोर्टर बना दिया था। फिनिश गुड का एक्सपोर्टर में रॉ मटेरियल, इंपोर्टर में हमारा फिनिश गुड। और जो हमारी वेल्थ थी उसका ड्रेनेज हो गया। ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर में बेटा सबसे पहली चीज लिखी हुई है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो यहां पर समझाता हूं आपको लैंड सेटलमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से, थ्योरी के फॉर्म के से ज्यादा जरूरी ये चीज है। यहां पे समझ लो क्या होता था बेटा। 3 चीज है यहां पर, 3 मेन पार्टी है। सबसे पहले हैं ब्रिटिशर्स, यही राज कर रहे थे, यही हमारे रूलर थे। क्या बात क्लियर है? ब्रिटिशर्स के बाद, ब्रिटिशर्स के जस्ट नीचे कौन थे? वो थे हमारे जमींदार। कौन थे? जमींदार, ठीक है ना। जमींदार कौन है बेटा? जमींदार को हम बोलते हैं ऑनर ऑफ द सॉइल, ठीक है ना। फिर जमींदार के नीचे कौन थे? टीलर्स ऑफ द सॉइल, टीलर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो तो थे बेटा रूलर। ब्रिटिशर्स कौन थे? रूलर। जितना भी शासन था वो इन्हीं का था। जमींदार को हम बोल सकते हैं ऑनर ऑफ द सॉइल, ऑनर ऑफ द सॉइल, यानी कि जमीन के मालिक यही थे। टीलर्स कौन हो गए बेटा? लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है ना। और स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, है ना। यहां पे लिखो लैंडलेस फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। लैंडलेस लेबरर्स, लैंडलेस फार्मर्स और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, ठीक है ना। और पुअर जितने भी लोग थे वो सब जमीन पे काम करने वाले लोग, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट हम समझे तो जमीन पे काम करने वाले लोग। 3 पार्टी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम क्या कहता है। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि ये जो जमींदार थे ना, ये टीलर ऑफ द सॉइल से ना बहुत सारा टैक्स वसूलते थे। क्या वसूलते थे? यहां से देखो, यहां से चलता था टैक्स, ठीक है ना। ये देते थे इनको टैक्स। टैक्स को हम क्या बोलते थे? लगान, ठीक है ना। लगान मूवी देखी है, ठीक है ना। अपना कर्जा माफ कराने के लिए फिर वो मैच खेलते थे, जीत भी जाते थे, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या होता था कि ना इनको बहुत सारा लगान देना होता था और बदले में इन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत सा कुछ क्रॉप्स दे दी, जमीन पे काम करवा लिया, है ना। और अगर वो पैसे नहीं दे पाए, कई बार ऐसा होता था ना, ये इनसे पैसे भी ले लेते थे जमींदार से, तो वो पैसे नहीं दे पाए तो उनको अपने पास ही रख लिया, उनके हाथ पे वो ऐसे बना दिया। आपने देखो होगा मूवीज में, स्टोरीज में, है ना, जिसको हम बंधुआ मजदूर भी बोलते हैं कि अब तुम हमारे गुलाम हो गए कंप्लीटली, तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी हमारी गुलाम होगी। ऐसे ऐसे भी चीजें होती थी, ठीक है ना। तो ये सब था। अब ये क्या करते थे जमींदार? इनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, लगान का पैसा आ रहा है। अब जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके देखरेख में ये सब चीजें चल रही थी। ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम इस लगान में से ना एक फिक्स्ड अमाउंट हमें देते रहो, हमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और इनसे जितना मर्जी वसूल करो, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दो? हमें सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट दो। क्या दो? हमें एक फिक्स्ड अमाउंट देते रहो, ठीक है ना। इस लगान के अंदर से हमें एक फिक्स्ड अमाउंट देते रहो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इनसे कितना भी मर्जी आप वसूल लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई इन्होंने, जमींदार ने तो बहुत सारा पैसा ले लिया इनसे, टीलर से, लेकिन सरकार को फिक्स दे रहे हैं। बाकी सब पैसा वो कहां पे यूज करते थे? बाकी सब पैसा वो यूज करते थे रिमेनिंग कहां पे यूज करते थे? आफ्टर गिविंग द फिक्स्ड अमाउंट, रिमेनिंग कहां पे यूज करते थे? अपनी लग्जरीज पे। कहां पे? अपनी लग्जरीज पे। यही बेटा पूरा जमींदारी सिस्टम कहलाता है।
समझ में आ गया? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, फिर तुम्हें आगे बताता हूं थ्योरी के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। देखो लैंड सेटलमेंट सिस्टम दिख रहा है ना, हेडिंग लैंड सेटलमेंट सिस्टम इधर लिखा हुआ है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इस सिस्टम के अंदर प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स होते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वेंट टू द जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। जमींदार को मिल जाता था लगान के फॉर्म में। अब वो कौन किससे वसूल रहे हैं? वो जो भी जमीन पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जमींदार को क्या मान लिया गया था? ओनर ऑफ द सॉइल थे ही वो, मानने की क्या बात है इसमें, है ना। वो फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे सरकार को लैंड रेवेन्यू का, और फ्री थे। एक्सट्रैक्ट का मतलब कितना मर्जी भी वसूल सकते थे वो टीलर ऑफ द सॉइल थे। जो भी जमीन पे काम करने वाले, उनकी जमीन छीन ली, उनसे पैसे छीन लिए, उनसे काम कुछ भी कराने के बदले कुछ भी सामान नहीं दिया, पैसे नहीं दिए उन्हें। भाई जब आप किसी से काम करा रहे हो उसको कुछ अमाउंट तो पे करोगे। बहुत कम अमाउंट होता था, फूड क्रॉप्स दे दी छोटी मोटी सी, ये बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और जमींदार क्या हुआ करते थे? अब उनके पास तो बहुत सारा पैसा गया, वो क्या करेंगे? ऐश ही ऐश करेंगे, ठीक है ना, लग्जरीज पे स्पेंड करेंगे अपनी, ठीक है। और इन रिटर्न टीलर्स गेट ओनली फूड क्रॉप्स मिलती थी, और जमींदार्स गिवन बाय जमींदार फ्रॉम द लैंड, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्लियर है? जमींदार जो है उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा फूड क्रॉप्स दे देते। फिर उसके बाद आ जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में एक चीज आप समझना, सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कि जिसमें हम फूड क्रॉप्स ज्यादा उगाते हैं, ठीक है ना। वो यहां पर खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। फार्मर्स को, जितने भी प्रोडक्शन करने वाले लोग थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन्हें क्या कहा? उन्हें कहा कि आप फूड क्रॉप्स को मत उगाइए, आप कैश क्रॉप्स को उगाइए, ठीक है ना। क्योंकि फूड क्रॉप्स तो देखो वीट हो गया, ये सब चीज होगी, तो सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कैश क्रॉप्स को उगाएंगे तो ब्रिटिशर्स उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे कॉटन हो गया, है ना। इन सब चीजों को यूज करके हम फिनिश गुड बना देंगे। तो ये उनका मेन मोटिव था। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, लिखा हुआ है प्रोडक्शन आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सेल करने वाली, ना कि सेल्फ कंजम्पशन करने वाली। इंडियन मार्केट सब्सटेंस मार्केट थी, पर ब्रिटिशर्स ने सब्सटेंस सिस्टम खत्म कर दिया। सब्सटेंस का मतलब यही है कि आप फूड क्रॉप्स वाला सिस्टम बंद करो। देखो इंडिया ब्रिटिशर्स ने फोर्स करा फार्मर्स को कि आप कैश क्रॉप उगाइए बेटा, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो, ये सब चीजें उगाइए, रेदर देन कौन सी? फूड क्रॉप्स के बदली। फूड क्रॉप्स में व्हीट है, पल्सेस है, इन ये सब आपको नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है। ये सब चीजें हो गई। फिर उसके बाद है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बताओ क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया थी या लो लेवल की थी? एग्रीकल्चर में बहुत बेकार थी, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास कोई भी फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें नहीं थी उस टाइम पे। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़िया थी ही नहीं, है ना। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले आपने देखा होगा कि जो हमारे किसान भाई थे वो कैसे करते थे खेती। वो जो हल होता है ना बेटा, वो खुद ही अपने ऐसे रख के पीछे ऐसे ऐसे चलते थे खेत के अंदर। तो अब तो ट्रैक्टर्स है, इतनी सारी मशीन्स हैं, बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़िया आ गई, लेकिन पहले नहीं थी सब चीजें, है ना। पानी की कोई भी सुविधा नहीं थी। अब तो एक आप सोलर पैनल्स के टेक्नोलॉजी भी आती है ना। जो अगर आपने देखा होगा, कभी आप जाते होंगे एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से या इस तरीके से जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, आपने देखा होगा सोलर पैनल के भी लगा हुआ होता है कि सोलर पैनल की मदद से हम इरिगेशन यानी कि वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं था। कल्टिवेटर्स हैड नाइदर मींस नोर एनी इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। जो उगाने वाले थे वो, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, अब वो जमीन में कुछ इन्वेस्ट कर सकें। ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा कम जो है खर्च करते थे एग्रीकल्चर पे, टेक्नोलॉजी पे और एजुकेशन पे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इनको टेक्नोलॉजी दे दी तो ये प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, ये फिर एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे सामान को, अपना ही देश के अंदर रहेंगे। और एजुकेशन भी नहीं पे नहीं खर्चा कर रहा है। एजुकेशन से आदमी की जो है डेवलपमेंट होता है, उसे पता लगता है चीजों को। अभी तो ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया हुआ है, अगर हम ही इंडियंस को पढ़ने देते तो फिर गुलाम शायद ना बनते, ठीक है ना। स्कैरिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, के इन्वेस्टमेंट की भी कमी थी यहाँ पर। चौथा पॉइंट क्या कहता है? स्कैरिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया का एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था इन्वेस्टमेंट की कमी से। क्यों? क्योंकि हम फ्लड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हम ड्रेनेज का सिस्टम नहीं लेकर करके आ पा रहे थे। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? दे नाइदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ना तो हमारे पास रिसोर्सेज थी, ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी थी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? आगे हमारे पास लिखा हुआ है, अब शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट करा। वो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं एग्रीकल्चर के अंदर। इंडस्ट्रियल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स ने ना हमारी इंडस्ट्रीज को टू फोल्ड में तोड़ने की कोशिश करी। सबसे पहले वो क्या करते थे? यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे, ठीक है ना, और बाहर से फिर क्या लेकर के आते थे? ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं क्या चीज हो रही है। यहां से रॉ मटेरियल जा रहा है इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या आ रहा है? वापस से फिनिश गुड आ रहा है। लिखा हुआ है ये रॉ मटेरियल यहां से ले जाते थे सस्ते दाम पर,
और उसे अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करते थे ब्रिटेन में, और फिर फिनिश गुड लेकर के आते थे ब्रिटिश इंडस्ट्री से, जो कि इंडियन मार्केट्स में बेचते थे ज्यादा दामों पर। ये टू फोल्ड पॉलिसी थी जिसने इंडियन इंडस्ट्रीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, एक होती है टैरिफ पॉलिसी, है ना। टैरिफ पॉलिसी का मतलब ठीक है सब चीजें चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव ही कर दिया टैरिफ पॉलिसी के अंदर। वो कैसे कर दिया कि यहां से जब सामान जाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जब वहां से सामान यहां आएगा तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये क्या बात हुई भाई? अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है? ब्रिटिशर्स का ही हो रहा है, इंडियंस को तो कुछ बच ही नहीं रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिशर्स फाउंड इंडियन एट द बेस्ट रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो क्या ही देखा कि तो बहुत ही अच्छा सोर्स है रॉ मटेरियल का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा मटेरियल इनका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी मार्केट भी है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कि भाई ये जो इंडियंस हैं यहां से हम रॉ मटेरियल भी ले जाएंगे इंडिया से, और अपना ही सामान बना करके लेकर के भी आएंगे और बेचेंगे भी, बढ़िया मार्केट भी है। अब देखो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर क्या लिखा है, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट, टैरिफ फ्री इंपोर्ट, कि जब यहां से जो है एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल का तब भी टैक्स नहीं लगेगा, जब ब्रिटेन से वापस इंडिया सामान आएगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैरिफ फ्री है बिल्कुल। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो दोनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ोगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका क्या रिजल्ट रहा कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स ने हमारी जो इंडियन मार्केट थी उसको गेन करना शुरू कर दिया। इससे जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उन पे इंपैक्ट आएगा, कोई इंडियन का जो इंडियन सामान है, जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स है, उनको कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो हमारे चलते थे वो सब बिल्कुल बंद हो गए, ठीक है ना। एज वेल एज फॉरेन मार्केट में भी सब काम खत्म हो गया। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज द रिजल्ट। यही था हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का, जो हैंडीक्राफ्ट हमारा खत्म हुआ वो इसी कारण की वजह से खत्म हुआ। क्या ये बात क्लियर है? फिर इसी में आ जाता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अब जो बाहर से बना बनाया सामान आ रहा है बेटा, मशीन मेड सामान होता है, कुछ हमारे पास होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक की मदद से, कुछ होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की मदद से प्रोडक्शन। जो लेबर इंटेंसिव वाला होता है ना उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल जाता है। कौन इंपैक्ट डालता है? क्योंकि जो कैपिटल इंटेंसिव चीजें बनती हैं वो बनती है मशीन्स की मदद से। अगर मशीन से बना हुआ सामान है, इंडिया में तो मशीन से नहीं बन रहा, इंडिया में बन रहा है हाथों से, है ना, लेबर बना रही है उन सब चीजों को, तो यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन फोर्स इंडियन क्राफ्ट्समैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेस। कि जो हमारी ये कंपटीशन था, अब इस कंपटीशन का इंपैक्ट क्या हुआ कि इसकी कंपटीशन के कारण की वजह से जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, जो हाथों से काम करने वाले सामान बनते थे, उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, ठीक है ना। मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो है ब्रिटेन से वो जो है लो कॉस्ट भी थे, ठीक है ना, वो अच्छा कंपटीशन भी देते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को। और आज भी अगर आप देखोगे तो तब से लेके अब तक ही चीजें चल रही है। आज भी जो फॉरेन सारी कंपनीज है, एमएनसीज है, उन्होंने इंडियन मार्केट्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे आप मोबाइल का ही ले लो बेटा, इंडियन ऐसा कौन सा ब्रांड है जो मोबाइल का प्रोडक्शन करके इंडिया में ही बेच रहा है? कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है। इंटेक्स है, माइक्रोमैक्स है, ये सब थे, ये पहले चलते थे, अब तो कोई भी नहीं है। माइक्रोमैक्स था शायद इंडिया का ब्रांड, बंद हो गया। लेकिन अब क्या है? अब है बेटा हमारा रियलमी, रेडमी, है ना, ओप्पो, वीवो और वन प्लस, ये सारे बाहर के तो ब्रांड हैं। एप्पल सबसे बड़ा एग्जांपल, किसके पास एप्पल नहीं है? सबके पास एप्पल का फोन होता है, और वो यूएस की कंपनी है, देख लीजिए आप, है ना। मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो है वो compete करते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट से इन क्वालिटी टर्म्स में, वो अच्छे भी होते थे इसलिए लोग उसको खरीदते थे। फिर उसके बाद है जीडीपी। अब देखो जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी का मतलब होता है, आपने सुना ही होगा, इस देश की जीडीपी बढ़ गई, इस देश की जीडीपी गिर गई, ये सब चीजें चलती रहती है। तो जीडीपी कुछ नहीं है, जीडीपी डायरेक्टली जो रिलेटेड है वो है प्रोडक्शन से। अगर देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़िया होगा, ठीक है, तो जीडीपी बहुत अच्छा होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी नहीं होगी। अब समझने की कोशिश करोगे उस टाइम पे जीडीपी कैसे अच्छा हो सकता है? बेटा प्रोडक्शन तो होता ही नहीं था। जिन भी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिया, हमारा हैंडीक्राफ्ट ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर जीडीपी तो अच्छा होगा ही नहीं। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल वर पेरिश्ड, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी भी नहीं होगी। ग्रोथ ऑफ द रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्री सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन वेरी स्लो। ये बहुत ज्यादा ही स्मॉल था। क्लियर हो गया? ठीक है जी। इसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं इंडस्ट्रीज के अंदर ही। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं मशीन टूल्स, जो कि जिनसे फर्दर आगे प्रोडक्शन होता है, जो आगे क्या करती हैं, प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं करंट कंजम्पशन के लिए। प्रोड्यूसिंग होता है उसके अंदर भी, मतलब गुड इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज में वो सब इंडस्ट्रीज आती हैं जिसमें मशीन्स, टूल्स की बात करेंगे। क्या है था?
लैक था इसका भी नहीं था। फिर उसके बाद है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था उसने कुछ नहीं करा बेटा, डिड नॉट नथिंग फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कोई भी योगदान कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर ने ओनली किस में जो है अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, रेलवे में, कम्युनिकेशन में, पावर में, पोर्ट्स में। पोर्ट्स में भी क्यों, ये सब चीजें देख रहे हो ना, ये क्यों कर रहे हैं वो, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका ही फायदा हो सके। जितने पोर्ट्स डेवलप होंगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल यहां से ले जा सकते हैं। रेलवेज का डेवलप होगा तो मान लो एक हमारे पास कंट्री है, कंट्री के नॉर्थ साइड में एक कोई रिसोर्स है, जाना तो वो नीचे साउथ से है ना, साउथ में तो समुद्र है, तो साउथ से नॉर्थ से साउथ कैसे जाएगा, रेलवेज की मदद से, ठीक है ना। तो अपना ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में भी वो अगर बेटर करेंगे तो जो है उन्हीं को और ज्यादा चीजें आसान बनाने में मदद आएगा रूल के अंदर, ठीक है ना। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये सब चीजें थी इसके अंदर, ये जितनी भी सब चीजों में उन्होंने डेवलपमेंट करा इनमें उन्हीं का ही फायदा था, रेलवेज में, पोर्ट्स में, कम्युनिकेशन में। ये आपको चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट में आ जाता है बेटा, हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड में क्या था, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया हमें किस चीज का, प्राइमरी प्रोडक्ट का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का। प्राइमरी में रॉ मटेरियल का, और यहां पर फिनिश गुड का, ठीक है, समझ में आ गया ये सब चीजें। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल, के मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल कंट्रोल ही था ब्रिटिश रूल का, उसके अलावा और कोई था ही नहीं। फिर उसके बाद इंडियन वेल्थ को बिल्कुल जो है ड्रेन कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया। कैसे करा कि जितना भी सारा पैसा था, पैसा तो कमाया जाता था लेकिन वो अपने वॉर एक्सपेंसेस में यूज कर देते थे, है ना, कुछ और अपनी चीजें सेटअप करने में पैसा को यूज कर लेते थे। तो इंडिया पे नहीं, हमें बिल्कुल भी हमारी जो वेल्थ थी उसका बिल्कुल ड्रेनेज कर दिया उन्होंने। यही कारण था हमारे फॉरेन ट्रेड को तबाह करने का। अब इन्हें एक एक पॉइंट को कर लेते हैं फटाफट से। देखो इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नेट एक्सपोर्टर बना दिया, प्राइमरी प्रोडक्ट का इंपोर्टर बना दिया, फिनिश गुड का। इसमें लिखा है इंडियन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया को क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया गया रॉ मटेरियल का, जिसमें सिल्क है। रॉ मटेरियल तो हम तब से पढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल में भी पढ़ लो क्या है, सिल्क है, कॉटन है, वूल है, शुगर है, इंडिगो है। अब इनकी मदद से हम क्या बनाएंगे, ब्रिटेन लेके जाएंगे, वहां से रॉ मटेरियल के फॉर्म को कन्वर्ट करके फिनिश गुड में लेकर के वापस से इंडिया में लेकर जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का, जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कराती थी। क्या क्या था, जैसे मान लो कॉटन है, कॉटन से कपड़े बन गए, है ना, वूल है, वूल से वूलन क्लॉथ बन गए, सिल्क से सिल्क का मटेरियल बन गए, ये सब चीजें थी। फिर उसके बाद मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश रूल के अंदर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था उसमें मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही, ठीक है ना। सारा का सारा जो भी कंट्रोल था वो सब किसके हाथ में था, मोनोपोली का मतलब होता है एक ही के हाथ में सब चीजें चल रही हैं, ठीक है ना, उसके अलावा और कोई नहीं है। मोर देन, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप ये लिख रहे हो, ये लिख के आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। देखो क्या लिखा है, 50% से ज्यादा इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ना वो किसकी तरफ था, ब्रिटेन की तरफ, और जो बचा हुआ था वो किसकी तरफ था, चाइना की तरफ। ये याद रखना, 50% से ज्यादा जो ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड चल रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन ट्रेड कहलाता है। वो सारा 50% से भी ज्यादा किसके साथ कर रहे थे हम, ब्रिटेन के साथ कर रहे थे, और जो बचा हुआ है रिमेनिंग है वो चाइना के साथ चल रहा था। यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर रहा हूं। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, एक ना बेटा ओपनिंग हुआ सुएज कैनाल का, याद रखना 1 मार्क्स के लिए, 1869 में, जो कि रास्ता था शिप्स के लिए इंडिया और ब्रिटेन से। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक रास्ता बनाया गया जिसको सुएज कैनाल हम बोलते हैं, और 1869 में ये हुआ, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। ये हो गया लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट। फिर यहीं पर हमारे चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। ड्रेन, इंडिया की वेल्थ का कैसे ड्रेन हुआ, देखो इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं, चलो। इंडिया को जो एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का। फिर रिवेन्यू जो भी आता था ना, रिवेन्यू होता था रॉ मटेरियल से, ऐसा नहीं है रॉ मटेरियल से रिवेन्यू नहीं हो रहा, लेकिन उसको भी यूज कर लिया। कैसे यूज कर लिया कि जो भी लड़ाइयां होती थी, वॉर होते थे, उसमें खर्चे नहीं होते थे क्या, बिल्कुल होते थे सरकार के, उसमें यूज कर लिया। इंपोर्ट, कुछ इनविजिबल का मतलब होता है जो दिखती नहीं है ना, इनविजिबल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग के लिए, और पेमेंट करी गई, जो भी ऑफिसेस सेटअप होते थे ब्रिटेन में, ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, वेल्थ वाज डिग्रेडेड और ड्रेन्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। इन 3 कारण की वजह से जो वेल्थ थी ना इंडिया की, वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई, ड्रेन हो गया, उसका खत्म हो गई, डिग्रेड हो गई। यही था बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।
और इसी तरीके से हम पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करा है, अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें में कंप्लीट है, कुछ पेंडिंग है वो भी कर लेंगे। उसी तरीके से आईआईडी को भी पूरा करेंगे। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हूँ तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।